गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी का डब्ल्यूपी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो सबसे पहले आज है 5 सितंबर और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज 5 सितंबर से करंट अफेयर्स का मैंने क्लास सेशन शुरू किया हुआ है। तो बेस्ट वर्जन करंट करंट अफेयर्स का यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, डिटेल्ड न्यूज़ के साथ एमसीक्यूज भी आपको मिले। अगर आपको लगे सेशन एकदम जबरदस्त धमाकेदार होने वाला है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ को कैटेगराइज करके मैंने यहाँ पर जो है शुरू किया है। तो पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहली न्यूज आई है, गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम की यहाँ पर स्कीम, तो गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में इसे पे इंक्लूड करेंगे। और स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट योजना, यानी कि AIF क्रेडिट। अब AIF क्रेडिट की बात करें तो इस पर अब कंप्लीट चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से न्यूज यहाँ पर, तो दोस्तों बता दें आपको, ये जो योजना लॉन्च हुई थी AIF क्रेडिट योजना, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट योजना। याद रखिएगा, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, F का मतलब फंड, I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और A का मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पर है। तो ये कई बार इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म भी पूछी गई है। 2020 में ये योजना आई थी, याद रखिएगा। अब इसी योजना की बात अब क्यों ये चर्चा में रही, इसका मेन कारण है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश, अभी इसकी रैंकिंग जारी हुई है तो मध्य प्रदेश ये टॉप पे रहा। याद रखिएगा, इस योजना में मध्य प्रदेश, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाल ही में AIF क्रेडिट योजना के तहत कौन सा राज्य टॉप पर शीर्ष पे रहा है, तो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर था हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। और चौथे स्थान पर पंजाब और पांचवें स्थान पर राजस्थान रहा है। अब बात इसी की हुई है यहाँ पर, मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ पर जानेंगे। ये क्या करती है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट योजना। ये इसके तहत, इस योजना के बारे में भी जान लिए, इस योजना के तहत बैंकों से किसानों को लोन दिया जाता है। याद रखिए, योजना कई बार पूछी है इस योजना के बारे में। तो ये योजना क्या करती है, किसानों को लोन देती है। लोन देती है कितने, रेट भी याद रखिए, 6% इंटरेस्ट पर लोन देती है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कितने परसेंट पर मुहैया किया जाता है। लेकिन इसके लिए बैंक, जो अब यहाँ पर बैंक बात हुई है बैंक की, तो बैंक से लोन मिलता है 9%। बैंक से लोन मिलता है 9% पर, लेकिन गवर्नमेंट इसे आपको कितने में दे रही है, जो किसान हमारे उनको 6% पर दे रही है। जो बैंक दे रही है, बैंक से लोन गवर्नमेंट आपको लेकर के 6% पे दे रही है, लेकिन जो 3% बीच का बचता है ये बैंक को वापस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर सब्सिडी के रूप में, अगर सब्सिडी पूछा जाए वहां पर, तो सब्सिडी के रूप में 3% जो इंटरेस्ट है वो बैंक को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोन ले जाएंगे तो लोन 9% बैंक ना लगा करके आपको, जो बैंक है वो 6% पर आपको लोन देगी। इस योजना के तहत जो टोटल खर्च हुआ है, बजट जो व्यय रखा गया, याद रखिएगा 47,889 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये अमाउंट बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 47,889 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब इसके तहत यहाँ पर 1 लाख करोड़, याद रखिएगा, इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ का लोन यहाँ पर किसानों को मुहैया कराया जाएगा। इस चीज का भी ख्याल रखिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो AIF क्रेडिट योजना है, जरूरी नहीं वो ये पूछ ले कि कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है ये योजना कब या स्कीम कब लॉन्च हुई थी। साथ ही साथ इस योजना के तहत किसानों को कितने परसेंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो 6% पर इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन बैंक जो है 9% पर इश्यू करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है दिलाती है आपको कितने में, 6%। 3% गवर्नमेंट ये बैंक को वो अपना, उनका लोन उनको सब्सिडी के रूप में दे दे, लेकिन आपको 6% पर ही मिलेगा। कितना बजट कितना रखा गया है, 47,800 रुपए, यहाँ पर 800 करोड़ रुपए। और याद रखिए 1 लाख करोड़ का इसके तहत लोन दिया जाएगा। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है डिफेंस एक्सरसाइज वरुण। आप लोगों ने देखा, इसका मैंने फिगर भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो याद रखिएगा, वरुण एक्सरसाइज है, ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं वरुण। वरुण जो एक्सरसाइज होती है, जो हमारी युद्धाभ्यास है, वरुण युद्धाभ्यास किसके बीच में होती है, तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। दूसरी बात है, ये एक नेवी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये आर्मी
या नेवी या किसकी एक्सरसाइज है? तो नेवी एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इसमें भारत और पाकिस्तान, इस बार ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है? तो इस बार इसकी जो कंडक्ट की है भूमध्य सागर में, ठीक है, मेडिटेरियन सी में, याद रखिएगा भूमध्य सागर में इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, मेडिटेरियन सी में इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका कौन सा एडिशन है? तो एडिशन है 22, 22वां संस्करण यहाँ पर, और कहाँ किया जा रहा है? भूमध्य सागर में। और इसमें भारत पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुका है। और भारत का याद रखिएगा एयरक्राफ्ट है P-8I, याद रखिएगा ये एयरक्राफ्ट पूछ सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। भारत जो एयरक्राफ्ट पहुंचा यहाँ पर, उस एयरक्राफ्ट का नाम है P-8I, ये एयरक्राफ्ट पहुंचा है। और इस एयरक्राफ्ट के, तो क्योंकि ये एक नेवी एक्सरसाइज है, तो इसमें INS, नाम भी याद रखिएगा, INS विक्रम, ये एक जहाज पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा है INS तबार, INS तबार, ये दोनों ही यहाँ पर जो जहाज हैं पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा कौन सा पार्टिसिपेट? INS विक्रम, INS तबार। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में जो वरुण एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच हुई? तो भारत पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है, ये कैसी एक्सरसाइज है? नेवी एक्सरसाइज है, कहाँ कंडक्ट हुई है? तो भूमध्य सागर में। और डीपली अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो वो ये पूछेगा कौन सा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? तो P-8I। और ज्यादा घुसेगा न्यूज में तो ये पूछ सकता है INS विक्रम या INS तवार, ये दोनों जहाज भी पार्टिसिपेट आर्मी में कर रहे हैं, उसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये न्यूज कंप्लीट होती है। यहाँ पर एडिशन पूछ सकता है, तो 22वां एडिशन 2024 में नवंबर में कंडक्ट कराई जाएगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगली न्यूज है हमारी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के। अपॉइंटमेंट हुआ है SBI के चेयरमैन। तो अभी आप लोग जानते थे दिनेश खारा, इसके अभी फॉर्मर जो है दिनेश खारा, इसके अभी तक जो क्या रहे हैं? चेयरमैन रहे हैं। अब दिनेश खारा जी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और यहाँ पर याद रखिएगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, याद रखिएगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है, इन्होंने क्या कर लिया है? ये चेयरमैन का पद ग्रहण किया है। और कब से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है? 28 अगस्त। याद रखिएगा ये न्यूज, 28 अगस्त को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, 28 अगस्त को इनका जो है चेयरमैन के पद पर। तो SBI के चेयरमैन, अब ये हाल ही में जो IBPS PO का ये जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है कि SBI के नए चेयरमैन है, तो पढ़ के जाइएगा। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के नए चेयरमैन है। और बात हुई SBI की, तो SBI की स्टेटिक भी पढ़ लें। SBI कब बना था? SBI बना 1 जुलाई 1900, याद रखिएगा यहाँ पर 1955 में इसकी स्थापना। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल SBI की जब स्थापना हो रही थी तो बात है 1804, ठीक है। 1804 में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता। क्योंकि इसका RRB पिछले बार 2018 में एक RRB JEE LP का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में SBI का पुराना नाम पूछा गया। साथ ही साथ SBI किन बैंकों को मिला करके बना था ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ इसकी कहानी। 1804 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, याद रखिएगा, बैंक ऑफ कलकत्ता 1804 में बना। और इसी का नाम बदल करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल रखा गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में इसका नाम रख दिया गया। फिर से एक और बैंक बनी, अंग्रेजों ने बनाई 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे बनती है 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। और उसके बाद 1846 में एक बैंक बनती है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकें थीं। तो अंग्रेजों में 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया। 1921 का दौर आया, ये तीनों बैंकें चल रही थी लगातार अपने, और 1921 का जब दौर आया तो 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था और एक बैंक बनाई गई 1921 में, जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट ये बैंक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही नाम पूछा गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका प्रीवियस नाम है, तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है SBI का पुराना नाम क्या है। तो SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। स्टेट के एग्जाम में एक बार आया हुआ है 2022 का
जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एसबीआई का पुराना नाम पूछा गया था। साथ ही साथ आरबीआई आरआरबी यानी रेलवे की जो वैकेंसी आई थी 2018 लोको पायलट की, और उसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का यानी एसबीआई का पुराना नाम पूछा गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कब इसका नाम ये पड़ा था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था। किन बैंकों को मिला करके, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को मिलाया गया, बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और इसी को 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल से बदल करके इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया 1 जुलाई 1955 में। बात करते हैं यहाँ पर मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा इसका। और चेयरमैन कौन बने हैं, चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, यहाँ पर इसके कौन है। तो प्रीवियस 2 क्वेश्चन ऐसे, जरूरी नहीं है वो अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसको मालूम है अपॉइंटमेंट तो सबको याद ही होगा। इसका प्रीवियस नाम वो पूछ सकता है, कब इसका प्रीवियस नाम रखा गया था, कब बना था, ये पूछ सकता है, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, और अगली न्यूज हमारी फिर से एक अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर नेवकोन्स के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पर याद रखिएगा, इनका नाम है वाई हरगोपाल, याद रखिएगा, वाई हरगोपाल इनका नाम है, ठीक है। हरगोपाल, हिंदी वालों के लिए नाम में यहाँ पर लिख दिया वाई हरगोपाल। ये नवकोन्स जो है उसके एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो चुने गए हैं वो वाई हरगोपाल है। अब नेवकोन्स की बात हुई तो नेव का मतलब होता है नाबार्ड, और कोन्स का मतलब कंसल्टेंसी, और एस का मतलब यहाँ पर सर्विसेज। तो याद रखिएगा नेवकोन्स किसकी है, ये पूर्णता यानी पूर्ण रूप से सहायक कंपनी है नाबार्ड की, याद रखिएगा। ओनली सब्सिडरी है, ये सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी है किसकी भैया, तो सहायक कंपनी है ये नाबार्ड की। नाबार्ड की सहायक कंपनी है, याद रखिएगा। नेवकोन्स, नेव का मतलब होता है नाबार्ड, कोन्स का मतलब कंसल्टेंसी, एस का मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है। अब नाबार्ड, तो नाबार्ड की बात हुई है, तो नाबार्ड पर भी क्योंकि क्वेश्चन स्टेटिक में ऐसे उठाए, जरूरी नहीं वो नेवकोन्स का वाई एस हरगोपाल का नाम ही पूछे, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा। अभी ऐसे पूछेगा कंपनी नाबार्ड कब बनी थी, या ऐसे पूछ सकता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, या नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। तो ये स्टैटिक के रूप में आप, क्योंकि ये अभी करंट का पोर्शन रहा है तो इससे रिलेट वो स्टैटिक जरूर पूछ सकता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक, नेशनल बी यहां पर आ जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ए का मतलब यहाँ पहला वाला ए एग्रीकल्चर, यहाँ पर याद रखिएगा एग्रीकल्चर, एंड आर का मतलब रूरल, याद रखिएगा यहाँ पर रूरल, और डी का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, यही एक ऐसी बैंक है जिसका जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। अब इसकी बात हुई है तो इसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा कौन है यहाँ पर, श्री सादी नहीं है भैया, ये साजी है, श्री साजी केबी इनका नाम है, याद रखिएगा श्री साजी केबी इसके जो है अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई इसका भी मुख्यालय है। कब बना था, ये भी भाई जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये बना था, नाबार्ड एक्ट आया था 1981 में आया था नाबार्ड एक्ट, और उसी के तहत 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिए नाबार्ड एक्ट 1900, ये भी एक्ट भी पूछ सकता है, तो 1981 नाबार्ड एक्ट के तहत 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस तरीके से न्यूज कंप्लीट होती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे तो अगली न्यूज हमारी है यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज की बात हो रही तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2024 महिला एशियाई चैंपियंस यहाँ पर ट्रॉफी हो रही, बात हो रही, तो याद रखिएगा अभी ये हाल ही में कंडक्ट होने वाली है नवंबर में, और ये कहाँ होने वाली है, बिहार में। कोई बताएगा बिहार के किस शहर में यहाँ पर, तो बिहार का यहाँ पर राजगीर, याद रखिएगा बिहार के राजगीर में ये ट्रॉफी होने वाली है। 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी बिहार के राजगीर में। और बिहार की बात हुई तो बिहार का एक फेमस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल पार्क यहाँ पर कई बार पूछा गया है, तो इस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है इसका, वाल्मीकि इसका जो है
ये वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो बिहार में बहुत फेमस है, इकलौता नेशनल पार्क है बिहार का। इसके अलावा एक जीव अभ्यारण्य जो है वो भी बहुत फेमस है बिहार का, वो भी याद रखिएगा, कैमूर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा यहाँ पर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा हमारा विक्रमशिला, उदयपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीनों यहाँ पर याद है, विक्रमशिला उदयपुर साथ में बोलिएगा, कैमूर विक्रमशिला उदयपुर, ये तीनों ही जो वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है, वो कहाँ है, एशियाई यहाँ पर बिहार में करते, ठीक है। राजगीर जो वाइल्ड जो सेंचुरी है वो भी हमारी कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी बिहार में, राजगीर वहीं पर है, ठीक है। इस खासा इस न्यूज़ में और कुछ नहीं जानने के लिए, अभी शुरुआत हो रही है, किसको अवार्ड किया जाएगा वो तो बात की बात है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोन की बात हुई, ये साइक्लोन काफ़ी चर्चा में रहा है और साइक्लोन के नाम वो पूछ ही लेता है। इस साइक्लोन का नाम है, अभी आप लोगों ने सुना, बारिश जिसकी वजह से बिहार बहुत प्रभावित हुआ है, तो इस चक्रवात यानी साइक्लोन का नाम है आसना, याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाल ही में चक्रवात आसना भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत के गुजरात में ये अभी आया है, याद रखिए गुजरात को बिल्कुल बहुत बारिश और वहाँ आंधी तूफान आया, तो आसना जो है वो गुजरात को प्रभावित किया है। और ये एक कमेटी बनी है कि कौन, इसका नाम किसने रखा आसना, तो ये नाम जो रखा है आसना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाकिस्तान में, जिसका काम होता है, जिसका अपना अपना सबका एक भाई होता है कि कब कौन रखेगा, तो जब जिसका नंबर होगा तभी वो जो है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर रखेगा, ठीक है। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है, याद रखिएगा। तो आसना नाम जो चक्रवात का है वो किसने रखा है, पाकिस्तान में। अच्छी बात ये है कि ये जो आया है चक्रवात, ये किस महासागर में उठा है, तो ये 48 सालों बाद, यानी इससे पहले 1976 में अरब सागर में आया था, और 1976 के अब पहली बार ये आया है अरब सागर में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरब सागर में उठने वाला ये साइक्लोन है, इसलिए ये भी नाम याद रखिएगा। जो चक्रवात आसना है अभी किस महासागर में, किस सागर में, कहाँ पे उठा हुआ, तो अरब सागर में, और ये 48 साल 1976 में आया था, उसके बाद आप डायरेक्ट यानी 48 सालों बाद ये वहाँ पर घटना हो रही है। और अब गुजरात की बात हुई, तो गुजरात आप लोग जानते हैं हमारे जो देश एक तटीय राज्य है, और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, याद रखिएगा 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर सबसे लंबी अगर तटीय सीमा है वो है गुजरात। कितनी है जरा कमेंट में कोई बताए, तो ये है 1600 किलोमीटर, ठीक। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर है तो वो है 1600 यहाँ पर किलोमीटर। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, और सबसे कम किसकी है, तो वो गोवा, याद रखिएगा गोवा की तटीय लंबाई यानी तटीय रेखा सबसे कम है, कितनी है, लगभग 31 या ऐसे कुछ किलोमीटर है, 300। तो याद रखिए गोवा की जो तटीय लंबाई वो सबसे कम है, और गुजरात की सबसे ज़्यादा कितनी है, 1600 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि बताइए गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर। ये एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में आसना से रिलेटेड ये याद रखिएगा, गुजरात के ये भी बारे में पूछ सकता है। ये पश्चिमी तट पर को प्रभावित किया है, क्वेश्चन ऐसे, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी तट का है, तो गुजरात पश्चिमी तट पर पड़ता है, आपको मालूम होगा। ऐसे चलते हैं, जो भारत का मैप आता है ऐसे करके, यहाँ पर गुजरात बनता है, और ये गुजरात पश्चिमी तट पर यहाँ पर पड़ता है, इसलिए पश्चिमी तट को इस जो है चक्रवात ने प्रभावित किया है। ये कंप्लीट न्यूज़ यहाँ पर, इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगली न्यूज़ है, कमेटी बनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का निर्धारण किया है, तो ये कमेटी भी काफ़ी चर्चा में रही है। क्या है इस कमेटी, तो यहाँ पर कमेटी है एक, हाल ही में आप लोगों को चर्चा में, आप लोग जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर कुछ किसान जो हैं हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, तो उन शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के हेड कौन है, नवाब सिंह। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने, तो याद रखिएगा शंभू बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, शंभू बॉर्डर पर, ठीक है, शंभू बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा शंभू बॉर्डर पर जो किसान क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को, ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, याद रखिएगा नवाब सिंह। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, इस कमेटी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि वहां पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी शिकायतों को
सुलझाने। दूसरा ये है जो किसानों के लिए कमेटी बनाई गई है, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, नवाब सिंह। ये क्वेश्चंस कल आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी मिलेंगे। आज से शुरुआत है तो मैंने क्वेश्चन आज नहीं बनाए, इसलिए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिफेंस एक अप्रूवल है, कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है सुखोई 30 MKI, याद रखिएगा सुखोई चर्चा में रहा है, सुखोई 30 MKI। अब क्यों रहा है चर्चा में, क्या इसकी न्यूज है, इस पर भी कंप्लीट चर्चा करते हैं। दरअसल हुआ ये, कैबिनेट ने यानी हमारे मंत्रालय ने एक अप्रूवल दिया है। इसको अप्रूवल दिया है, अप्रूवल दिया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को अभी हाल ही में अप्रूवल ये मिल गया कि भैया आप एरो इंजन बनाओ, 240 एरो इंजन बनाओ, हमको जरूरत है किसके लिए, सुखोई M30 MKI के लिए, हमको इसमें लगाने की जरूरत है, इसलिए आप 240 हमको क्या चाहिए, एरो इंजन चाहिए। इन्होंने इंजन बनाने के लिए इनसे डिमांड किया, और इस इंजन की कीमत कितनी होगी, तो ये डील जो फिक्स हुई है, इस डील में जो टोटल लागत आई वो 2600 करोड़ की लागत आई। याद रखिएगा 240 इंजन एरो इंजन मांगे गए, किसके लिए, किस में लगेंगे, ये किस में काम आ रहे हैं, तो सुखोई, याद करिए एक एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, इसमें लगेंगे, और इसके लिए 200 कितने में डील हुई है, 2600 करोड़। बैंकिंग पर्पज से अप्रूवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन स्टैटिक में ये भी पूछ सकता है, अभी हाल ही में सुखोई 30 MKI चर्चा में रहा है, ये किस देश से खरीदा था। भाई अभी इससे पहले एग्जाम हुआ तो इसमें राफेल के बारे में पूछा गया, राफेल किस कंपनी से खरीदा गया है या किस देश से खरीदा गया है, किस देश की कंपनी से खरीदा गया है, ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत चांस है वो ये ना पूछ करके एरो इंजन 240 या 26 करोड़ में, बस ये पूछ सकता है किस कंपनी से खरीदे गए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इससे खरीदे जा रहे हैं। और जो सुखोई 30 MI है वो रूस से खरीदा गया है, याद रखिएगा कहाँ से, रूस से खरीदा गया था। हम लोग भाई किसी ना किसी से अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं और खरीदते भी हैं, तो किससे खरीदा था ये एयरक्राफ्ट, तो याद रखिएगा रूस से हमने ये खरीदा था। इंपॉर्टेंट है न्यूज काफी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सारे में कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा कि आपको और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप जरूर बताइए। कल से आप लोगों के जो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, वो सबसे क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसके बाद हम न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। कैसा रहा हमारा सेशन जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं 6 अगस्त सुबह 6 बजे।